नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव हरिपुर अपनी सादगी और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामदास अपनी 4 बेटियों सावित्री, कमला, राधा और सबसे छोटी अनुराधा के साथ रहता था। कई साल पहले उसकी पत्नी लक्ष्मी बीमारी के कारण दुनिया छोड़ गई थी। उस दिन के बाद से रामदास ने ही माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और रात को अपनी बेटियों के साथ बैठकर हंसी मजाक करके दिन की थकान भूल जाता। चारों बेटियां भी बहुत समझदार थीं। सबसे बड़ी सावित्री घर की धुरी थी। वो अपनी माँ की तरह घर संभालती, छोटी बहनों का ध्यान रखती और पिता की हर जरूरत का ख्याल करती थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता और संस्कारों की मिसाल देते थे। कमला हंसमुख स्वभाव की थी, राधा शांत और समझदार, जबकि छोटी अनुराधा अभी मासूम और चंचल थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ीं, सावित्री रसोई में पिता के लिए खाना बना रही थी। ताज़ी रोटियों और खीर की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। रामदास मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, आज तो लगता है खास दावत है। सावित्री ने हंसते हुए जवाब दिया, पिताजी, आपको खीर पसंद है इसलिए बनाई। खाना बांधकर रामदास खेतों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त गंगा प्रसाद से हुई, जो कई साल बाद गांव लौटा था। दोनों की पुरानी दोस्ती फिर से ताज़ा हो गई। उसी शाम रामदास उसे घर ले आया। बेटियों ने उसका आदर किया और गंगा प्रसाद ने भी उन्हें स्नेह दिखाया। धीरे धीरे उसका घर में आना जाना बढ़ गया। वो अक्सर शाम को आता, पुरानी बातें करता और परिवार के साथ समय बिताता। इसी दौरान रामदास ने सावित्री की शादी के बारे में सोचना शुरू किया। जल्द ही गांव के एक अच्छे परिवार से रिश्ता तय हो गया। घर में खुशी का माहौल था और सभी भविष्य के सपने देखने लगे। लेकिन खुशियों के बीच एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत खराब हो गई। उसे बार बार उल्टियां होने लगी और वो कमजोर महसूस करने लगी। घबराकर रामदास ने गांव की वैद्य मां को बुलाया। जांच के बाद वैद्य ने रामदास को एकांत में बुलाकर कहा, रामदास, तुम्हारी बेटी मां बनने वाली है। ये सुनते ही रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में अविश्वास, डर और शर्म की परछाई एक साथ उभर आई। बाहर आंगन में सावित्री अपने पिता की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और यहीं से उस शांत परिवार की जिंदगी में एक भयानक तूफान शुरू होने वाला था। वैद्य मां की बात सुनकर रामदास का दिमाग शून्य हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल में हजारों सवाल उठने लगे। वो कांपते कदमों से आंगन में आया, जहां सावित्री चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर और मासूमियत साफ झलक रही थी। रामदास ने खुद को संभालते हुए कठोर आवाज में पूछा, सच बता सावित्री, ये सब कैसे हुआ? सावित्री घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कहती रही, पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं घर से बाहर भी नहीं जाती। लेकिन रामदास का दिल समाज के डर और बदनामी की चिंता से पत्थर बन चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी परवरिश, उसका सम्मान और उसकी बाकी बेटियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। गुस्से और शर्म के बीच झूलते हुए वो सावित्री को दूसरे गांव के वैद्य के पास ले गया ताकि उसे यकीन हो सके। वहां भी वही बात दोहराई गई, सावित्री गर्भवती थी। ये सुनकर रामदास की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। रास्ते में उसे गंगा प्रसाद मिला, जिसने चिंता जताई और साथ चलने की जिद की। सावित्री की हालत देखकर उसने सहानुभूति दिखाई, लेकिन वो चुपचाप सब देखता रहा। घर लौटने के बजाय रामदास सावित्री को जंगल की ओर ले गया। वहां चारों ओर सन्नाटा था। उसने एक बार फिर सावित्री से सच बताने को कहा। सावित्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन रामदास के मन में समाज का डर इतना गहरा था कि उसे अपनी बेटी की मासूमियत भी झूठ लग रही थी। गंगा प्रसाद ने धीरे से कहा, रामदास, एक बार उसकी बात मान ले। लेकिन रामदास का गुस्सा और भय उस पर हावी हो चुका था। वो सावित्री को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। सावित्री कांपते हुए बोली, पिताजी, मुझे डर लग रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं? रामदास की आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन दिमाग समाज की बदनामी से बचने की बात कर रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं मजबूर हूं। सावित्री चीखती रही, अपने पिता से दया की भीख मांगती रही, मैं सच कह रही हूं। लेकिन अगले ही पल रामदास ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। गंगा प्रसाद स्तब्ध खड़ा रह गया।
रामदास घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भारी दिल से घर लौट आए। बेटियों ने पूछा, दीदी कहाँ है? रामदास ने झूठ बोल दिया कि वो उसे बुआ के घर छोड़ आया है। रात भर वो जागता रहा। उसके मन में अपराध बोध, डर और पछतावा एक साथ उसे अंदर से तोड़ रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। सावित्री की मौत के बाद रामदास का जीवन बदल गया था। बाहर से वो सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर अपराध बोध उसे हर पल काटता रहता था। गांव वालों के सवालों से बचने के लिए वो बार बार यही कहता कि सावित्री अपनी बुआ के घर है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। कुछ महीने बाद अचानक घर में फिर से वही डरावनी स्थिति पैदा हो गई। एक सुबह कमला की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होने लगीं और चक्कर आने लगे। कमला कमजोर आवाज में बोली, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूं। रामदास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या फिर वही? डर और घबराहट में उसने एक वैद्य को बुलाया, जिसे गांव में कम लोग जानते थे। जांच के बाद वैद्य ने जो कहा वो सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला भी गर्भवती थी। रामदास का सिर चकरा गया। इस बार गुस्से के साथ साथ डर भी था, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि मामला कुछ और है। उसने कमला से सख्ती से पूछा, लेकिन कमला ने भी वही कहा, पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूं। उसकी मासूमियत देखकर रामदास का दिल कांप उठा। उसे सावित्री की याद आने लगी और अपनी गलती का एहसास भी। इस बार उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने तय किया कि सच जानने के लिए उसे किसी बड़े सहारे की जरूरत है। अगले ही दिन वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सावित्री की गर्भावस्था, उसका डर, अपनी भयानक गलती और अब कमला की हालत। ये सुनकर राजा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, रामदास, तुमने बड़ी गलती की, लेकिन अब सच सामने लाना जरूरी है। राजा ने अपने मंत्री विश्वनाथ के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को गांव वालों के भेष में रामदास के घर के आसपास तैनात कर दिया। उनका काम था रात में निगरानी रखना और ये पता लगाना कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात गहरी खामोशी के बीच एक काले कपड़े से मुंह ढका व्यक्ति चुपके से रामदास के घर के पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। सैनिक पहले से सतर्क थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, सैनिकों ने जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। वो दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। रामदास और उसकी बेटियां जाग गईं। सैनिकों ने उस व्यक्ति को लोहे के पिंजरे में बंद कर लिया और तुरंत महल ले जाने का फैसला किया। रामदास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उस भयानक सच से पर्दा उठने वाला है। रात के अंधेरे में पकड़े गए उस रहस्यमयी व्यक्ति को सैनिक महल ले आए। राजा विक्रमादित्य पहले से ही दरबार में मौजूद थे। रामदास, कमला और कुछ विश्वस्त गांव वाले भी वहां पहुंच गए। सबकी नजरें उस लोहे के पिंजरे पर टिकी थीं, जिसमें काले कपड़े से चेहरा ढका हुआ अपराधी बंद था। माहौल में भारी सन्नाटा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है जिसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। राजा ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, इसके चेहरे से कपड़ा हटाओ। मंत्री विश्वनाथ आगे बढ़े और धीरे से उस व्यक्ति का चेहरा उजागर किया। जैसे ही कपड़ा हटा, रामदास के मुंह से जोर की चीख निकल गई, गंगा प्रसाद! दरबार में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि रामदास का बचपन का दोस्त था, जिसे वो भाई से भी बढ़कर मानता था। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा जी, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, गंगा प्रसाद, सच सच बता, तूने ये घिनौना अपराध क्यों किया? कुछ देर तक गंगा प्रसाद चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। उसने बताया कि कई साल बाहर रहने के बाद जब वो गांव लौटा तो उसने सावित्री को जवान और सुंदर देखा। उसके मन में गलत ख्याल आने लगे। उसने अपनी कमजोरी पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। एक जड़ी बूटी वाले से उसने ऐसी औषधि ली जिसे रात में छिड़कने से लोग गहरी नींद में चले जाते थे। गंगा प्रसाद ने कबूल किया कि वो रात में चुपके से रामदास के घर आता, औषधि छिड़कता और फिर अपनी घिनौनी हरकत करता। सुबह होने से पहले वो निकल जाता ताकि किसी को कुछ पता न चले।
जब सावित्री की तबीयत खराब हुई तो वो डर गया था, लेकिन उसने सच्चाई छिपाए रखी। उसकी बात सुनकर रामदास गुस्से और दुख से कांप उठा। उसने कहा, मैंने तुझे भाई माना और तूने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। गंगा प्रसाद ने अपनी सफाई में रामदास को ही दोष देने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रह, अपने अपराध का दोष दूसरों पर मत डाल। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत फैसला सुनाया, ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ताकि समाज में उदाहरण बने। सैनिकों को आदेश दिया गया कि गंगा प्रसाद को कठोर दंड दिया जाए। दरबार में मौजूद सभी लोग इस फैसले से सहमत थे। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन रामदास का दिल भारी था। उसे अपनी बेटी सावित्री की याद और अपनी गलती का बोझ और भी गहरा महसूस हो रहा था। अब उसे समझ में आ गया था कि जल्दबाजी और समाज के डर ने उससे कितना बड़ा पाप करवा दिया, और अब उसे अपनी सजा का सामना भी करना था। दरबार में सच्चाई सामने आने के बाद माहौल भारी हो गया था। राजा विक्रमादित्य ने कठोर आवाज में कहा, गंगा प्रसाद ने जो अपराध किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। सैनिकों को आदेश दिया गया कि उसे सार्वजनिक रूप से कठोर दंड दिया जाए, ताकि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए कि निर्दोषों पर अत्याचार करने वालों को कभी माफी नहीं मिलेगी। गंगा प्रसाद को ले जाया गया और उसके अपराध की सजा पूरे राज्य के सामने दी गई। लोगों ने उसकी निंदा की और इस घटना से सबक लिया कि विश्वास का गलत फायदा उठाने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा की नजर अब रामदास पर भी थी। राजा ने रामदास की ओर देखकर कहा, तुमने भी बड़ी गलती की है। तुमने अपनी बेटी की बात पर भरोसा नहीं किया और जल्दबाजी में उसकी जान ले ली। समाज के डर से लिया गया फैसला भी अपराध ही होता है। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूं। राजा ने उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसकी बाकी बेटियों की जिम्मेदारी राज्य उठाएगा। कमला, जो गर्भवती थी, उसके सम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए राजा ने अपने एक बहादुर सैनिक सूरज से उसका विवाह करवाया। सूरज ने कमला को पूरे सम्मान के साथ अपनाया और उसके बच्चे को भी अपना नाम देने का वादा किया। राधा और अनुराधा को भी महल में शिक्षा और प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। बाद में उनका विवाह भी अच्छे और सम्मानित युवकों से कराया गया। समय बीतता गया और रामदास अपनी सजा काटते हुए हर दिन अपनी गलती पर पछताता रहा। 5 साल बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी बेटियां खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी रही हैं। कमला अपनी बेटी और पति के साथ खुश थी, जबकि राधा और अनुराधा भी अपने परिवारों में सम्मान के साथ रह रही थीं। ये देखकर रामदास की आंखों में खुशी और पश्चाताप के आंसू आ गए। वो राजा के पास गया और कृतज्ञता से बोला, महाराज, आपने मेरी बेटियों को नया जीवन दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। राजा ने कहा, यह हमारा कर्तव्य था। अब तुम अपनी बेटियों के साथ समय बिताओ और अपनी गलतियों से सीख लो। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। लोगों ने इस घटना से सबक लिया कि विश्वास, संवाद और सही समय पर लिया गया निर्णय ही परिवार और समाज को बचा सकता है। रामदास ने भी अपनी जिंदगी का नया उद्देश्य अपनी बेटियों की खुशियों में ढूंढ लिया और बाकी जीवन पश्चाताप के साथ लेकिन सीख लेकर जीने लगा।